बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो पहले हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करी थी, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ सीरीज देखी थी। उसके अंदर आपका क्या है, लाइमन सीरीज। तो हमें अच्छे से पता है कि जो लाइमन सीरीज की जब हमने बात करी थी, उसके लिए हमारी n1 की वैल्यू कितनी थी, 1। और फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन का मतलब ही क्या है, वहां पर जो n2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, E इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, और फिर उस एनर्जी से हम फ्रीक्वेंसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे और वेवलेंथ से हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, 1 वेवलेंथ इक्वल्स टू RH की वैल्यू हमारी कितनी थी, 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 की बात हो रही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, यानी कि हमारा Z है वो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी। अच्छे से पता है हमें 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो 1/लैम्डा की जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ गई है, 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला था हमारा फ्रीक्वेंसी का, म्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। ठीक है, C कितना है हमारा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लैम्डा अपॉन में है, 1 वेवलेंथ के फॉर्म में ही इसको हम लिखेंगे। सेम वैल्यू आ जाएगी हमारी 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक तरफ मीटर है एक तरफ सेंटीमीटर है, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी। बताइए जरा कितना आएगा सॉल्व करके, 3.29 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ये आंसर आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी का। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम सैंपल जंप फ्रॉम 6th लेवल टू द ग्राउंड लेवल विदाउट इमिटिंग बाय द पास्चन सीरीज लाइंस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, क्या बोला गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 6th लेवल से ग्राउंड लेवल पर आ रहा है। ठीक है, और क्या बोला गया है, और बोला गया है कि विदाउट इमिटेड बाय पास्चन सीरीज। दैट मीन्स यहाँ पर जो पास्चन सीरीज है, यानी कि n इक्वल्स टू जब थर्ड आएगी वहां पर ये इमिट नहीं करेगा। ठीक है ना, 1 2 3, चलो ये मान, वहां पर ये इमिट नहीं करेगा। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो, अगर 6 से ग्राउंड तक आता तो टोटल n की वैल्यू कितनी होती, 6। लेकिन वहां पर क्या बोला गया, पास्चन सीरीज को हमें इंक्लूड नहीं करना है। दैट मीन्स आर n इज इक्वल्स टू 5। फॉर्मूला लगा देंगे हम, 5 × 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, सो इट्स विल बी 10 लाइन्स। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट 2 क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको। चलो अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो हमने देखा था कि जो बोर्स है उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो सोलर सिस्टम के अंदर चल रहा है। तो अगर हम दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन देखें तो आपको वही सेम चीज समझ में आएगी कि सोलर सिस्टम भी हमारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या कि जिस तरीके से हमने R का, V का, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था, सेम उसी तरीके से क्या हम अर्थ का पर्सपेक्टिव लेकर, अर्थ को मानकर इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है। अब देखिए,
वहां पर तो जो फोर्स लग रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। यहाँ पर क्या है, अर्थ है, और हमें अच्छे से पता है कि अर्थ जो फोर्स लगाती है वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है, F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। सेम उसी तरीके से अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, सेम वैल्यूज है, उनको पुट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, और उससे हम फाइंड आउट करते हैं इन सारे एक्सप्रेशंस। assuming Bohr quantization of angular momentum is applicable on our solar system considering only one planet in solar system, that means Earth, and using gravitational force. Find expression for R, V and total energy of Earth. ओके, ट्राई करिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, निकालिए जरा एक्सप्रेशंस। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। वहीं अगर इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो मैं जी एम अपॉन आर, ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में भी हमने पढ़े हुए हैं, यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो क्या मुझे v और r की वैल्यू मिल सकती है। हाँ, पहली क्लास के अंदर भी हमने यही काम किया था, तो वही सेम चीज हमें करनी है कि v की वैल्यू निकालिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू को फिर हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो करके देखिए जरा एक बार। ठीक है, इस इक्वेशन से मैं v की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई एम आर। इस v को ऐसे पुट करते हैं, m अपॉन आर, v का स्क्वायर है मतलब कि n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर m स्क्वायर आर। ओके, m स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जो जो कट रहा है उसको हम कट कर देते हैं, इस m से ये m कट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, हो गया। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r की वैल्यू मुझे क्या मिली, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जी एम एम का स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे मिली है किसके लिए, r के लिए। इस वैल्यू को पुट करिए फर्स्ट इक्वेशन में और आंसर निकालिए v का। पुट करते हैं r की वैल्यू को यहाँ पर, एम वी, आर की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जी एम एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, एन एच अपॉन 2 पाई। तो इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2
पाई जी एम इस स्क्वायर से एम कट हो जाएगा अपॉन क्या बचा यहाँ पर एन एच, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे V की। इसी तरीके से हम टोटल एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv स्क्वायर मतलब कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी m अपॉन r, इट्स माइनस जी m अपॉन 2r। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर जी स्क्वायर m स्क्वायर m क्यू अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल एनर्जी। वैल्यू को पुट करना है और बस आंसर निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पर ये है जी एम अपॉन आर। क्या करना है, बस आर की वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, हम निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज को। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ दी बोर्ड्स मॉडल। जैसे कि हमने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स पढ़े थे, उसी तरीके से जो बोर्ड्स मॉडल था उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। अगर पहले ड्रॉबैक की मैं बात करूं तो हम क्या देख रहे थे इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, कि हमने लाइमन सीरीज पढ़ी, बालमर सीरीज पढ़ी, उन सब के अंदर हम देख रहे थे कि अच्छा 6 से लेकर 1 तक अगर कोई आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो वो एक सिंगल लाइन में आ रहा है। कैसा आ रहा है, एक सिंगल लाइन में आ रहा है। जितने भी स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिले थे वो कुछ इस तरीके से सिंगल लाइन के फॉर्म में थे। कुछ ऐसा ही हमने डायग्राम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर देखा था। लेकिन बाद में पता चला कि ये सिंपल लाइन के फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस भी यहाँ पर आई होती हैं। इसका मतलब क्या है, और ये जो छोटी छोटी लाइन है अगर उनको हम कलेक्टिवली देख रहे थे तो वो हमें एक सिंगल लाइन के फॉर्म में दिख रही थी। तो एक्चुअली वहां पर लाइन स्पेक्ट्रम ना होकर बैंड स्पेक्ट्रम था। हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था, जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे, वहां पर हमने 2 टाइप के पढ़े थे। एक था हमारा लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा था बैंड स्पेक्ट्रम। तो बोर्स मॉडल ने जो बताया वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, जबकि जो उनका जो डायग्राम था, जो स्पेक्ट्रम था, वहां पर लाइन स्पेक्ट्रम ना होकर बैंड स्पेक्ट्रम था। तो आगे जाके जब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर हम ये बहुत अच्छे से देखते हैं कि अच्छा कितनी लाइंस वहां पर आई हैं, कितनी लाइंस मर्ज हुई हैं। जब सारी पास पास लाइंस हैं, इसलिए वो सारी की सारी कैसी हो गई है, मर्ज हो गई है, उनका एक ही पीक दिखा दिया गया है और कलेक्टिवली एक लाइन को यहाँ पर शो कर दिया गया है। पर था क्या, एक नहीं था, वहां पर बैंड स्पेक्ट्रम प्रेजेंट था। ठीक है ना, बोर्स मॉडल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात की गई है, सिर्फ हाइड्रोजन को लेकर उन्होंने बात किया, बाकी के एलिमेंट्स का कोई भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। कि हम जानते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमने पढ़ रहे हैं, हम आज की डेट में हम देखते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, बट बोर्स के मॉडल में हमें सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में पढ़ा, मल्टी इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के बारे में हमने नहीं पढ़ा। उन्हें नहीं पता था कि जो एटम्स है वो कंबाइन क्यों हो रहे हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं। इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं किया था बोर्स मॉडल ने। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे वहां पर आप एक्चुअली आपको पता चलेगा कि जो एटम है वो कंबाइन क्यों हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सारी बातें हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग थी उसके बारे में भी बोर्स मॉडल ने नहीं बताया कि ये स्प्लिट क्यों हो रही है, एक सिंगल लाइन के फॉर्म में क्यों नहीं है। जो बैंड स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिला है वो क्या है, स्प्लिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पढ़ेगी स्पेक्ट्रम के ऊपर, ये जो लाइंस है वो छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो वहां पर भी हमें सेम केस देखने को मिलेगा, और इसी इफेक्ट को बोला जाता है ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ये सारी बातें जो है वो बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये सारे ड्रॉबैक्स हैं, इनको हम एक बार लिख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल।
Bohr's model failed to explain the fine spectrum of hydrogen atom. Failed to explain splitting of spectral lines in the presence of external electric field called स्टार्क इफेक्ट. इसको ही क्या बोला जाता है? स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है. एंड मैग्नेटिक फील्ड called Zeeman effect. Third point is it could not explain the ability of an atom to form molecules by the chemical bond. Fourth point is he does not explain the spectrum of multi-electron atom. ओके, ये सारे के सारे हमारे क्या है? ड्रॉबैक्स थे बोर्स मॉडल के. इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे का इफेक्ट पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अगर मैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो ये एक हम एप्लीकेशन मार सकते हैं जो बोर्स मॉडल ने बताया था, उसी की एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मान लीजिए आपके पास कोई एक मेटल प्लेट है. उस मेटल प्लेट पे मैं जैसे ही लाइट को इंसिडेंट कराऊंगी, वहां पे क्या होगा? वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे. तो ये जो इजेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको ही बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, ये किसके फॉर्म में निकल रही होती है? जो लाइट है वो रेडिएशंस के फॉर्म में आ रही होती है, उनसे इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल प्लेट पर इजेक्ट हो रहे होते हैं. अब बात ये आती है, क्या सारे ही मेटल इजेक्ट हो रहे होंगे? कि सारे ही मेटल जो हैं, मेटल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जा रहे होंगे? तो नहीं, सारे नहीं जा सकते. कौन जाएंगे? सिर्फ वही जाएंगे जिनके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी. और वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी. क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी. मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रेजेंट है, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो सकता है. अगर उससे कम है तो वो इलेक्ट्रॉन उसी सिस्टम के अंदर रहेगा. जिसके पास एनर्जी है वो बाहर चला जाएगा. ठीक है, इस तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. डायग्राम में अगर इसका बनाऊं तो मान लीजिए ये मेरी एक मेटल प्लेट है. ठीक है, मैंने क्या किया? इस पे लाइट को इंसिडेंट कराया. जैसे ही मैं लाइट इंसिडेंट कराऊंगी, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे. मैंने क्या किया? लाइट को इंसिडेंट कराया इस मेटल प्लेट पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलना शुरू हो गया. इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड. इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पर ये जो निकल रहे हैं सिर्फ वही निकल रहे हैं जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है. इसको लिख लेते हैं. इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल when it is
एक्सपोज्ड टू लाइट और रेडिएशन, कि जब उस पे वो रेडिएशन आएगी तब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज required for rejection of electron, that's called threshold energy। क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको फाई से या फिर डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि अगर उसके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, उसी कंडीशन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उस मेटल प्लेट से इजेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है तो क्या होगा, अगर किसी के पास ज्यादा एनर्जी है तो क्या होगा, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है वो तो हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी के केस में पढ़ा था ना, आयोनाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी तो वो स्टोर हो जाती थी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सेम उसी तरीके से जो हमारी एनर्जी है यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट आल्सो बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी है, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या थी, एच म्यू जो कि यूज हो रही है माइनस डब्ल्यू, इट जस्ट विल बी म्यू, इसको बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी है, वेवलेंथ के फॉर्म में भी है, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा एनर्जी ही है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, तो अगर आप थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के केस में हम क्या देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की हम बात करेंगे दैट विल बी एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, और ये जो म्यू नॉट है दैट विल बी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, वो जीरो से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक रहेगी। मतलब जीरो से लेकर काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वहां तक आपकी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है। तो अगर आप इसका एक ग्राफ देखना चाहें, एक ग्राफ भी हमने इसमें पढ़ रखा है, तो अगर मैं उस ग्राफ की बात करूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ पर ये ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। स्लोप की वैल्यू आएगी हमारी h, ये जो इंटरसेप्ट है उसकी हमारी वैल्यू आएगी माइनस डब्ल्यू, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका शो करेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, मतलब जब इस एनर्जी आएगी तभी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जा पाएगा। इसी के केस में अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, पहले भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, तो इंटेंसिटी का मतलब ही क्या था, एनर्जी पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट सेकेंड, या फिर ऐसे बोले पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, वो क्या था हमारा इंटेंसिटी था। तो इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा अलग बताएगी, जो पार्टिकल नेचर है लाइट का उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन अलग होगा। तो हम लिखें अगर अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो कि हमने पहले पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इंटेंसिटी है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करने वाली है। किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी की, कि जो एक सिंगल फोटोन है हमारा
सिंगल फ्रीक्वेंसी है, या तो उस पर डिपेंड करेगी, या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं उस मेटल प्लेट से, इसके ऊपर वो डिपेंड होने वाली है। तो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। देखो यहाँ पर क्वांटाइजेशन वाला पार्ट आ गया। अगर आप ध्यान से याद करें प्लांक क्वांटम थ्योरी, वहां पे क्वांटाइजेशन वाला पार्ट था ना, सेम इसी तरीके से उन्होंने भी बोल दिया एनर्जी ऑफ वन फोटोन, मतलब कि 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, 1.5 2.5 2.3 इस तरीके का नहीं चलेगा। तो ये वही सेम चीज है, कहाँ से लिया गया है? प्लांक क्वांटम थ्योरी से लिया गया है। दूसरा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। अच्छा, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? ये दो चीजें दिखाई दे रही हैं हमें कि ये नंबर ऑफ फोटोन, इसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फोटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर को बोला जाता है फोटो इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं हम? फोटो इंटेंसिटी। बात ये आ रही है कि अब एनर्जी के ऊपर डिपेंड करने वाला है या फिर नंबर ऑफ फोटोन के ऊपर डिपेंड करने वाला है, यानी कि फोटो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो जरा सोचिए अब क्या हो सकता है? नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, इसको ही बोला जाता है फोटो इंटेंसिटी। सोच जरा, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करने वाला है या फिर नंबर ऑफ फोटोन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा डिपेंड करेगा एनर्जी के ऊपर, कि उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा वो स्टोर्ड होगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उससे वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि उसको तो उतनी ही एनर्जी मिलने वाली है। उसको तो क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ फोटोन निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एनर्जी उसे मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर जो काम है वो किसका आएगा? एनर्जी ऑफ द फोटोन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि द इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड इंडिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके लिखेंगे हम यहाँ। इंटेंसिटी is depend on energy of photon and independent on number of photon स्ट्राइकिंग, या फिर सिंपल आप फोटो इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, स्ट्राइकिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं उसका नाम है फोटो करंट। अब आप सोच रहे होंगे ये फोटो करंट क्या होता है ना। अभी हमने किस किस की बात कर ली? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर ली, फोटो इंटेंसिटी की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं फोटो करंट की। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल प्लेट है, ठीक है, उसको मैंने किसी वायर के थ्रू इस तरीके से लगा दिया। ओके, इतना हमने काम किया और मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बल्ब को लगाया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, बताइए क्या इनिशियली इसके अंदर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा? बल्ब जलेगा क्या? क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? सोचिए और बताइए। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से मेटल्स इजेक्ट हो रहे हो। क्या हो रहा हो? जहाँ से मेटल इजेक्ट हो रहा है। वही मैं क्या काम करूँ, मैं लाइट डाल दूँ यहाँ पर। क्या कर दूँ? मैं यहाँ पर लाइट डाल दूँ। अभी हमने देखा था कि जैसे ही लाइट जो है वो मेटल पर स्ट्राइक करेगी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो
चालू हुआ वहीं पर आपका जो बल्ब है वो जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा बाय दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लाइट के हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट। ये आपका बल्ब है, ये आपका मेटल प्लेट है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? करंट प्रोड्यूस बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो करंट। अब बात आती है कि जो आपका फोटो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। क्या बात कर रहे हैं हम? ये जो फोटो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसकी जो इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी या फिर नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी? तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। इसका मतलब अब जो हमारी इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है? ये डिपेंड करने वाली है ऑन द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग, दैट मीन्स फोटो इंटेंसिटी के ऊपर अब ये डिपेंड करेगी। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, सो मेक श्योर आप इनको अच्छे से याद करें। एंड इंडिपेंडेंट ऑन द एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का कोई रोल नहीं है इतना। किसका रोल है? मेन कितने नंबर ऑफ फोटोन वहां से स्ट्राइक हो रहे हैं इसके ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे हमारे, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इंटेंसिटी, फोटो करेंट, इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, जो मैंने पढ़ाया है इसको, और अच्छे से नोट्स में लिख लेना, ठीक है। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं आपको, उसको आप अभी नोट डाउन करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन wave number of first line of Balmer series and last line of Paschen series for lithium plus 2 ion is ऑप्शन ए है आपका R/36, 5R/36, 4R and R/4। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, अ सीरीज ऑफ लाइन in the spectrum of atomic hydrogen lies at wavelength 656.46, 482.7, 434.17, 410.29 nanometer. What is the wavelength of next line in this series? थर्ड क्वेश्चन है आपका, यूजिंग बोर्स क्वांटाइजेशन। सेम उसी तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ जैसा मैंने आपको पहले करवाया है, ऑफ एंगुलर मोमेंटम find the expression of R, V and
total energy for a single electron hypothetical system for which potential energy is equals to k log of r। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो कि आपको सॉल्व करने हैं, होमवर्क क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप इनको सॉल्व करके मुझे भेज देना। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए।